टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने चारों ओर की दुनिया को मतलब हमारे पर्यावरण को समझने की एक कोशिश करेंगे। देखेंगे कि भाई इसके अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ और हाँ हमारे साथ कैसे मिलकर काम करते हैं। चलिए एक बड़े मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा मछली का टैंक और एक घना जंगल, इन दोनों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब ही वो राज खोलेगा कि हमारा पर्यावरण असल में काम कैसे करता है। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए क्यों ना हम एक छोटी सी जगह से शुरुआत करें। बस कल्पना कीजिए कि एक जार के अंदर ही एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। ये जार एक तरह से एक इकोसिस्टम को दिखाता है। अब इकोसिस्टम होता क्या है? इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो सभी जीवित चीजें जिन्हें हम बायोटिक कहते हैं, और दूसरी उनके आसपास की निर्जीव चीजें जैसे कि तापमान, पानी, मिट्टी, इन्हें एबायोटिक कहते हैं। ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो बनता है एक इकोसिस्टम। अब देखिए, हर इकोसिस्टम के अंदर हर किसी का एक खास रोल होता है। सबसे पहले आते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, जैसे कि हरे पौधे, ये सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, जैसे जानवर या मछलियां जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और आखिर में आती हैं प्रकृति की सफाई टीम यानी अपघटक या डीकंपोजर्स, जो मरे हुए जीवों और कचरे को तोड़कर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये जो तुलना है ना, ये दिखाती है कि प्रकृति में बैलेंस कितना जरूरी है। देखिए, एक तालाब वो तो अपनी सफाई खुद ही कर लेता है क्योंकि वहां पर अपघटक मौजूद हैं, लेकिन एक एक्वेरियम उसे तो हमें खुद साफ करना पड़ता है। इससे एक बात साफ हो जाती है, अपघटकों के बिना कोई भी सिस्टम अपने दम पर ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। तो सवाल यह है कि इन इकोसिस्टम्स को चलाता क्या है? असल में सारा खेल ऊर्जा का है। चले देखते हैं कि ये एनर्जी पूरे सिस्टम में बहती कैसे है। ऊर्जा जो है वो एक फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के जरिए आगे बढ़ती है। और ये बहुत सीधी सी बात है। पौधे ऊर्जा बनाते हैं, शाकाहारी उन्हें खा लेते हैं और फिर मांसाहारी उन शाकाहारियों को। ये एक तरह से ऊर्जा के एक जीव से दूसरे तक जाने का रास्ता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। जो हरे पौधे हैं वो सूरज की जितनी भी रोशनी उन पे पड़ती है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ 1% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। सोचिए, सिर्फ 1%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 99% सोलर एनर्जी तो फूड चेन में एंटर ही नहीं कर पाती। फूड चेन के हर एक स्टेप को, हर एक कदम को ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर कहा जाता है। जैसे उत्पादक यानी कि पौधे हो गए पहले लेवल पर, फिर प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे पर, और यह सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, तो जैसे जैसे ऊर्जा एक लेवल से ऊपर जाती है, उसका होता क्या है? यहां एक और चौंकाने वाली बात है। औसतन सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच पाती है। सिर्फ 10%। बाकी की 90% वो या तो गर्मी के रूप में निकल जाती है या फिर जीवन की दूसरी प्रक्रियाओं में खर्च हो जाती है। अब समझ आया कि फूड चेन्स अक्सर छोटी ही क्यों होती हैं? क्योंकि हर स्टेप पर इतनी ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाती है। अभी तक तो सब कुछ एक बड़े ही संतुलित सिस्टम की तरह लग रहा है ना, लेकिन तब क्या होता है जब इस सिस्टम में कोई ऐसी चीज आ जाए जिसे यहां होना ही नहीं चाहिए था? तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर फूड चेन में कुछ ऐसा घुस जाए जो टूटता ही नहीं है, जैसे कीटनाशक या दूसरे खतरनाक केमिकल्स जो आसानी से खत्म नहीं होते। वो आखिर जाएंगे कहां? और यहीं से एक बहुत खतरनाक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैविक आवर्धन। होता यह है कि ये केमिकल्स हर ट्रॉफिक लेवल पर जमा होते चले जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि फूड चेन में जो सबसे ऊपर है, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं, वो इन जहरीले केमिकल्स की सबसे ज्यादा मार झेलता है। और देखिए, ये जो सिद्धांत हैं ये सिर्फ तालाबों या जंगलों तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे के पूरे प्लैनेट के लेवल पर काम करते हैं, खासकर जब हम अपने असर की बात करते हैं। ओजोन की कहानी को ही ले लीजिए। इसमें एक बड़ा मजेदार विरोधाभास है। हमारे आसपास मतलब जमीनी स्तर पर ओजोन एक जानलेवा जहर है, लेकिन यही ओजोन जब वायुमंडल के बहुत ऊपर होती है तो ये एक सुरक्षा कवच बन जाती है, एक शील्ड जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। पर 1980s के दशक में वैज्ञानिकों ने देखा कि ये सुरक्षा कवच, ये शील्ड कमजोर पड़ रही थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह वो थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs। ये वो केमिकल्स थे जो फ्रिज, AC और स्प्रे कैन्स जैसी आम चीजों में इस्तेमाल होते थे।
लेकिन इस कहानी का एक पॉजिटिव पहलू भी है। जैसे ही इस समस्या का पता चला, पूरी दुनिया ने मिलकर कदम उठाया। 1987 में यूनाइटेड नेशंस के जरिए कई देशों ने मिलकर CFCs का उत्पादन बंद करने पर सहमति जताई। ये इस बात का सबूत है कि जब हम सब मिलकर काम करें तो बड़े से बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। चलिए अब एक और बहुत बड़े पर्यावरणीय असर पर नजर डालते हैं, और वो है कचरा। वो सारा कचरा जो हम सब हर रोज पैदा करते हैं। देखिए, हमारा कचरा मोटा मोटा दो तरह का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो प्राकृतिक रूप से गल जाता है, जैसे खाने पीने की चीजें, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक। ये हजारों साल तक पर्यावरण में यूं ही पड़ा रहता है, क्योंकि जो छोटे छोटे जीव है ना, वो इसे तोड़ ही नहीं पाते। ट्रेनों में जो डिस्पोजेबल कप आए थे, उसका उदाहरण बहुत कुछ सिखाता है। जब वो शुरू हुए तो स्वच्छता के लिए इसे एक बेहतरीन कदम माना गया, पर उस समय शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि रोजाना फेंके जाने वाले लाखों कपों का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। ये दिखाता है कि कैसे हमारी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़े और अनचाहे नतीजे ला सकते हैं। तो अब एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं, क्या होगा अगर हम किसी फूड चेन का एक पूरा का पूरा लेवल ही गायब कर दें? मान लीजिए सारे के सारे शाकाहारी खत्म हो जाएं, तो इसका अंजाम क्या होगा? और यही सवाल हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सबक तक लाता है। वह सबक यह है कि एक छोटे से एक्वेरियम से लेकर हमारे पूरे ग्रह तक हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सिस्टम के एक हिस्से में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी पूरे सिस्टम में एक बड़ी हलचल मचा सकता है। हमारे पर्यावरण की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप इन सभी बातों को फिर से देखना या पढ़ना चाहते हैं तो इस विश्लेषण का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।